नमस्कार। जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसकी मजबूती की बात करते हैं, लेकिन जानते हैं उसकी असली नींव सिर्फ कंक्रीट और स्टील में नहीं बल्कि कानून में होती है। आज हम BOCW एक्ट के उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सेफ और लीगली साउंड बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये जो पूरी गाइड है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट पवन सिंह के मटेरियल और उनके तजुर्बे पर आधारित है। तो अगर किसी को डायरेक्ट सवाल पूछने हो तो वो उनसे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंप्लायंस की पूरी जर्नी को हमने 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कानूनी ढांचे की बात करेंगे, मतलब नींव क्या है। फिर देखेंगे कि ज़मीनी तैयारी कैसे होती है, यानी पहले कानूनी कदम क्या है। इसके बाद साइट और वहाँ काम कर रहे लोगों की सुरक्षा की बात होगी। और आखिर में हम ये समझेंगे कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, मतलब अकाउंटेबिलिटी चेन कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नींव की। और हाँ, मेरा मतलब कंक्रीट वाली नींव से नहीं बल्कि कानूनी नींव से है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले उसके लीगल स्ट्रक्चर को समझना सबसे ज़रूरी काम है। यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्ट और रूल्स के बीच का फ़र्क। इसको ऐसे समझिए, जो BOCV एक्ट है वो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। ये हमें बड़े बड़े सिद्धांत देता है। और जो राज्य के रूल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि उसे असल में कैसे और कब करना है। तो एक तरह से एक्ट थ्योरी है और रूल्स उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और ये कनेक्शन यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखता है। एक्ट का हर एक सेक्शन एक खास रूल से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून सिर्फ कागजों पर लिखी हुई बात नहीं है। हर नियम के पीछे एक मजबूत कानूनी वजह है जो साइट पर होने वाले हर एक्शन को गाइड करती है। तो अब जब कानूनी ढांचा समझ आ गया है, अब बारी है एक्शन की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जमीन पर काम शुरू करने से पहले कौन से वो जरूरी कानूनी कदम उठाने पड़ते हैं। और यकीन मानिए, ये वो कागजात है जिनके बिना साइट पर एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। पहला और सबसे अहम कदम, एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। इसे आप अपनी साइट का ऑपरेशन लाइसेंस भी कह सकते हैं। BOCW एक्ट के सेक्शन 7 और रूल 23 के हिसाब से ये सर्टिफिकेट लेना कानूनी तौर पर बिल्कुल अनिवार्य है। तो सवाल ये उठता है कि ये रजिस्ट्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है? पहली बात, ये हर उस साइट पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इससे आपकी साइट सीधे वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ याद रखने वाली है, ये सर्टिफिकेट सिर्फ फाइल में रखने के लिए नहीं है, इसे साइट पर लगाना होता है ताकि कोई भी इंस्पेक्टर आए तो वो उसे देख सकें। अगला कदम है काम शुरू करने का एक ऑफिशियल नोटिस भेजना। इसे आप प्रोजेक्ट की कानूनी हरी झंडी समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप संबंधित अथॉरिटी और लेबर डिपार्टमेंट को फॉर्मली बता देते हैं कि भाई, हम काम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक लीगल ट्रिगर है। मतलब जब तक ये फाइलिंग नहीं होती तब तक फिजिकली काम शुरू हो ही नहीं सकता। ठीक है, कागजी कार्रवाई हो गई, हरी झंडी भी मिल गई। अब बात करते हैं असल एक्शन की, यानी साइट पर सेफ्टी की। और ये सिर्फ वर्कर्स की सेफ्टी नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण और आसपास के लोगों की सुरक्षा भी शामिल है। तो तीसरा कदम है पर्यावरण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसका मतलब है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और साथ ही ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो साइट पर धूल, धुएं और दूसरे खतरों को कंट्रोल करे। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर साइट पर बैचिंग प्लांट, रेडी मिक्स कंक्रीट या बड़े DG सेट हैं, तो काम शुरू करने से पहले SPCB की परमिशन लेनी ही होगी। और इसका मकसद बड़ा साफ है, साइट के काम की वजह से किसी भी वर्कर या आम नागरिक को कोई परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं वर्कफोर्स की। जब किसी साइट पर बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर काम करते हैं तो एक और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस। ये लाइसेंस पक्का करता है कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हो, चाहे वो कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। ये लाइसेंस तब जरूरी हो जाता है जब 20 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हों। और एक मजेदार बात यह है कि BOCU एक्ट का सेक्शन 44 इसे सीधे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से जोड़ता है। मतलब जब कोई इंस्पेक्टर ऑडिट के लिए आता है
तो वो अक्सर इन दोनों एक्ट्स का कंप्लायंस एक साथ चेक करता है। 5वां और शायद सबसे जरूरी कदम है एक सेफ्टी नेट तैयार करना, मतलब हर वर्कर का बीमा और कल्याण। क्योंकि मशीनें तो बदली जा सकती हैं, पर किसी इंसान की सेहत और सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें ये पक्का करना है कि हर वर्कर के पास एक मजबूत फाइनेंशियल और मेडिकल कवर हो। तो इस सेफ्टी नेट में आता क्या क्या है? सबसे पहले और सबसे जरूरी है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी। ये किसी भी हादसे या हेल्थ प्रॉब्लम की सिचुएशन में वर्कर को फाइनेंशियल और मेडिकल सपोर्ट देती है। और इसके अलावा हर वर्कर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और रेगुलर हेल्थ चेकअप का रिकॉर्ड रखना भी उतना ही जरूरी है। और अब हम आ गए हैं आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, यानी जवाबदेही। देखिए, नियम बनाना एक बात है, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि उनका पालन भी हो रहा है? इसका जवाब है एक मजबूत डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन सिस्टम में। छठा कदम है सबमिशन और जवाबदेही का, जिसे हम चेन ऑफ कमांड भी कह सकते हैं। यहाँ प्रोसेस बिल्कुल सिंपल और साफ है। साइट कॉन्ट्रैक्टर्स सारी डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या क्लाइंट को देता है और फिर वो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए EHS या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर टीम को भेजते हैं। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जहां हर लेवल पर जिम्मेदारी तय होती है। और ये जो लाइन है, ये सारी बात एक बार में साफ कर देती है। सभी वैधानिक कानूनी दस्तावेज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जमा, बनाए और अपडेट किए जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो बॉटम लाइन है वो ये कि अंतिम जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की ही है। तो पूरी बातचीत का सार क्या है? सीधी सी बात है, कंप्लायंस कोई बोझ नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ये आपके प्रोजेक्ट को सुरक्षित बनाता है, कानूनी पचड़ों से बचाता है और आखिर में सफल बनाता है। तो इंतजार मत कीजिए, ये पक्का कीजिए कि आपकी साइट पहले दिन से ही कंप्लायंट हो। याद रखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की नींव सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि क्या आपकी कानूनी नींव भी उतनी ही मजबूत है? इस पर सोचिएगा जरूर।